Hello everyone, this is Isha Kapoor as you can see and you are watching Vlogish. I was about to go to the court but दिन की शुरुआत में ना ये कुछ ऐसा पढ़ा कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और इनफैक्ट पूरा दिन भी बस यही सब चलता रहा. You know about that murder incident that has happened near Delhi, those Mumbai residents. So I was reading about that and it was the first thing in the morning before I had to go to the High Court. But then things do change as the day passes by and here I was at the High Court. आज का एजेंडा पहले हाई कोर्ट फिर रोहिणी का रहेगा. तो अभी देखते हैं जब हाई कोर्ट का काम हो जाएगा. देयर आर 2 मैटर्स हियर, उसे करके उसके बारे में आपसे कुछ बात करके फिर ही यहाँ से निकलेंगे. तो विल गेट टू सी ऑल ऑफ दैट टुडे. You know what? Lawyers don't have to worry about staying fit as we have to keep on moving all day throughout from court to court. इट्स द नेक्स्ट डे ऑल्सो एट दिल्ली हाई कोर्ट. पता नहीं चलता कि कब आप भूल जाते हो शूट करना है सब करते करते. बट टुडे ऑल्सो आई वॉज रीडिंग अबाउट दैट अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट इन द न्यूज़ पेपर्स. इट्स ऑल देयर इन द न्यूज़ पेपर और एवरीवेयर एंड इट्स बीइंग कनेक्टेड टू लव जिहाद. येस, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट बाबरस murder case, disastrous murder case, that girl Shraddha. And I think what all is happening is not really good, so we're going to discuss about that. I headed straight away to the Bar Council of Delhi as soon as I completed my work. There I had a matter, और आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे भी केसेस सुने जाते हैं पेक्यूलियर टाइप के. तो बस आपको वही कुछ फील देते हुए जो हो रहा है दुनिया में और जो हम सबको दिख रहा है वो डेफिनेटली ऐसा है कि जिसको देख के मन तो बहुत ख़राब होता है. लेकिन एक ऐसा भी एक वैल्यूएबल या फिर मैं बोलूँ कि इम्पॉर्टेंट मैटर है, इम्पॉर्टेंट केस है जिसको लेके हम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, उनकी वैल्यू, उसकी चेन ऑफ एविडेंसेस को डिस्कस कर सकते हैं. आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू फॉलो द मैटर. मतलब आप इतना भी फॉलो ना करें कि आप उसमें खो ही जाएँ. वैसे अभी मैं बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में हूँ. बार काउंसिल ऑफ दिल्ली भी अपने आप में एक काफ़ी अच्छी, काफ़ी बड़ी, काफ़ी पावरफुल एंड ऑटोनमस बॉडी है. और अगर आपको किसी मतलब कई बार बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे पूछते हैं कि मैम लेट्स अज्यूम कि आप ही हमारे साथ कुछ गलत कर दो, या आप हमसे फ़ी ले लें और काम ना करें, या आप हमसे फ़ी ले लें और किसी और पार्टी के साथ मिलकर काम करने लग जाए, तो हमारे पास क्या रहता है. तो आप लोग जा सकते हैं बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में या जहाँ की भी आपके एडवोकेट की प्रैक्टिस है वहाँ पर जाके आप उनके खिलाफ़ कंप्लेंट दर्ज कर सकते हो. बट ये बहुत बड़ा स्टेप होता है, तो इसलिए ऐसे स्टेप को तभी उठाएं जब आपको लगता है कि बिल्कुल नेसेसरी है, बिल्कुल ट्रू फैक्ट्स हैं आपके, क्योंकि किसी के लाइवलीहुड से खेलने वाली बात हो जाएगी अदरवाइज़. खैर, आज के फ्रेश मैटर में भी नोटिस इशू हो ही गया और आज का भी सारा काम हो गया है. अब पता नहीं, मैंने आपसे लास्ट वीडियो में किसी टॉपिक की बात करी थी जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, बट हम उसको ज़रूर कंप्लीट करेंगे. इस वीडियो को उससे पहले नहीं एंड करेंगे. And because I was at the BCD, so I collected this one document as well. This was remaining. ये final चीज़ है जो आपको वहाँ से मिलती है और इसको भी मैंने collect कर लिया है finally. BCD के बिल्कुल बाहर हुआ है और मुझे याद आ रहा था कि हमारा भी एनरोलमेंट का जो एक फॉर्मल सी सेरेमनी हुई थी वो यहीं पर हुई थी. उसमें सबको एनरोलमेंट सर्टिफिकेट्स मिले थे और परमानेंट भी अभी कलेक्ट किए हमने सर्टिफिकेट. तो बहुत सारे बच्चे नहीं, बहुत सारे नए एनरोलमेंट वाले लोग यहाँ पर बैठे थे जिनको कि अपने नए सर्टिफिकेट्स, नया उनका दिन लॉ में एंटर करने का. तो आई विश ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट. I think this new era that is going to begin for you as well is going to be great because it has happened to be a really nice time for me. बाकी मैं बात कर रही थी एप्लीकेशन ऑन मेंटेनेबिलिटी की. तो ये एप्लीकेशन आप लगा सकते हैं अगर आपको कभी लगे कि कोई प्लेंट डाली गई है आपके ख़िलाफ़ और वो तो मेंटेनेबल ही नहीं है, यानी कि या तो वो कोई कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज़ नहीं करती है, या फिर वो प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है, या उसमें प्रॉपर फ़ी नहीं दी है, या कोई पार्टीज़ रिलेटेड प्रॉब्लम. तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो CPC हमें बताता है. CPC का ऑर्डर 7 आपको ये बताएगा. ये एक होमवर्क समझो इसमें से ढूंढना कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के लिए कौन सा वाला ऑर्डर है, कौन सा वाला रूल है. इनफैक्ट क्योंकि ऑर्डर तो 7 ही है. अभी मैं निकलती हूँ फटाफट बिकॉज इट्स ऑलरेडी मोर देन 4 PM. मेरा दिन ख़त्म हो गया था बट ये वीडियो ख़त्म नहीं होगी आपको ये बताए बिना जो मैंने प्रॉमिस किया था. बहुत इम्पॉर्टेंट और एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. कोई भी लॉ स्टूडेंट या कोई भी लॉ फील्ड में है, आपको आता भी है तो भी मुझे लगता है ये सुनना बहुत ज़रूरी है. मे बी वी कैन डिस्कस अबाउट इट मोर. बहुत बार हम लोग ना मेंटेनेबिलिटी की एप्लीकेशन की बात कर चुके हैं.
बट हमेशा ये थोड़ा इनसफिशेंट रह जाता है, क्योंकि हर बार मुझे लगता है कि ऐसे इंस्टेंसेस बहुत आते हैं जब सूट के किसी ना किसी स्टेज पर आपको फेस करने के लिए मिल जाएगी ये प्रॉब्लम कि सामने से जो डिफेंडेंट होगा वो रिजेक्शन के लिए प्लेंट लगा देगा, ये कह के कि ये सूट तो मेंटेनेबल ही नहीं है। और वो ऑर्डर उस ऑर्डर में, ऑर्डर 7 में ये रूल कौन सा है ये ढूंढना तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। बट उस रूल के अंदर ना एक काफ़ी बड़ा ग्राउंड होता है कि जब प्लेंट जो है वो कॉज ऑफ एक्शन नहीं डिस्क्लोज कर रही है ठीक तरीके से, तो उस प्लेंट को एट द फेस ऑफ इट रिजेक्ट किया जा सकता है कोर्ट की तरफ से। रिजेक्ट करना मतलब ट्रायल को पूरा ना होने देना, उसको ऑन मेरिट्स डिसाइड ना करना, जस्ट बिकॉज इसमें कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं है। तो ये जो वर्ड है ना कॉज ऑफ एक्शन, ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा सकता है जब भी हम सीपीसी पढ़ते हैं या जब भी हम सूट से डील करते हैं। कोर्ट में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली ये सीपीसी में कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है। बात तो इसकी बहुत बार हुई है, जैसे कि ऑर्डर 2, इनिशियल ऑर्डर्स में, ऑर्डर 2 में हमें ये वर्ड देखने के लिए मिल जाता है सीपीसी जैसे ही हम पढ़ना शुरू करते हैं, जहाँ पे बोलते हैं कि प्लेंट में कॉज ऑफ एक्शन ज़रूर रहना चाहिए। तो कॉज ऑफ एक्शन वैसे कुछ भी नहीं होता, इसको डेफिनेशन की ज़रूरत भी नहीं है, इसका छोटा सा मतलब है वो रीज़न जिसकी वजह से आपने सूट इंस्टीट्यूट किया है। देयर हैज़ टू बी अ रीज़न, देयर हैज़ टू बी एन इंजरी दैट यू हैव सफर्ड, देयर हैज़ टू बी अ सीरीज ऑफ फैक्ट और अ सिंपल फैक्ट विच हैज़ लेड टू अ लॉस फॉर यू, और जिसके लिए आप कोर्ट में आए हो। सो दिस cause of action can be a series of facts or a single fact as well. ये वर्ड cause of action पता है सीपीसी में इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, अगर मैं सोचूं तो इस बारे में, कि अगर प्लेंट बिना cause of action के है तो वो एक्सेप्ट ही नहीं होगी। सूट मतलब प्लेंट बिना कॉज ऑफ एक्शन के है अगर एक तरीके से, तो मतलब कोई रीज़न ही नहीं है आपका सूट फाइल करने के लिए। तो अगर आप ठीक से बताओगे ही नहीं कि आप क्यों कोर्ट की तरफ आए हो, तो कोर्ट भी आपको क्यों एंटरटेन करेगा, उसको तो वो एक शैम लिटिगेशन ही मानेगा ना, कि आप यूं ही फ्रिवलस तरीके से कोर्ट का टाइम वेस्ट करने के लिए आए हो। और इनफैक्ट अगर हम सेक्शन 20 देखते हैं सीपीसी का, मैं शुरुआती सेक्शंस में ही बता रही हूँ, तो वहाँ पर लिखा होता है कि आप ऐसी जगह पर सूट फाइल कर सकते हो जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन होलली या पार्टली अराइज हुआ है, मतलब कि अगर थोड़ा भी कॉज ऑफ एक्शन का पार्ट किसी जगह पे है तो वहाँ पे भी आप सूट फाइल कर सकते हो। और अगर आपने जुरिडिक्शन गलत किया है, गलत जगह फाइल किया है, तो उस रीज़न से भी आपका सूट को कोर्ट एंटरटेन नहीं करता है बहुत बार। तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है ये वर्ड कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन से ही बहुत बार लिमिटेशन पीरियड भी आपका कैलकुलेट होता है। तो अगर आपने कॉज ऑफ एक्शन को ठीक से नहीं डिटरमिन किया ना, तो आपका सिविल सूट कभी चल ही नहीं सकता, सिविल प्रोसीडिंग्स कभी ठीक से चल ही नहीं सकती। इसलिए मैंने वो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के ग्राउंड्स में से एक बड़ा वाला ग्राउंड उठा के आपको बताया, इसके बारे में हमने बात की। कॉज ऑफ एक्शन का एक अगर एग्जाम्पल हम देखें, हमारी टीचर्स बहुत बात करती रहती है कॉलेजेस में, फिर हम जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो कोर्ट में फेलो एडवोकेट, सीनियर्स, जजेस ये कॉज ऑफ एक्शन के बारे में बहुत बात करते हैं। हमें लगता है कि शायद कुछ बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, बट कॉज ऑफ एक्शन सिंपली पता है क्या हो सकता है। जैसे आपको किसी से पैसे लेने, आपने किसी को पैसे उधार दिए थे, आपको उससे पैसे वापस लेने, उसके लिए आपने सूट फाइल किया, तो आपका कॉज ऑफ एक्शन सिंपली हो सकता है कि इस दिन मैंने पैसे दिए थे, इसको इस दिन पे लौटाने थे, नवंबर महीने की 12 तारीख को इसको मेरे पैसे रिटर्न करने थे, बट दिस पर्सन डिड नॉट रिटर्न एंड दैट इज वाई आई हैव अ कॉज ऑफ एक्शन फॉर फाइलिंग दिस सूट। नाउ आई डिमांडेड दिस मनी फ्रॉम द पर्सन आई ओ माई मनी टू थ्रू अ कॉल, तो मैं वो कॉल की भी रिकॉर्डिंग लगा रहा हूँ, बट इवन देन ही डिड नॉट पे बैक। आई सेंट अ लीगल नोटिस, I sent a demand notice, even then he did not pay back. So ये cause of action कंटिन्यू होता जा रहा है। ऐसे ही कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस है, तो आपको कहना था कि इस दिन मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट किया था, ए पर्सन ने बी पर्सन के साथ, बी पर्सन को अपनी ये रिक्वायरमेंट पूरी करनी थी, जैसे कि मैंने उसको 10 लाख रुपए दे दिए थे उसकी गाड़ी खरीदने के लिए, और उसको अपनी कार मुझे हैंड ओवर करनी थी 10 नवंबर को, बट उसने नहीं किया, तो उसी दिन मेरा कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया। क्यों अराइज हो गया? क्योंकि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ। कौन से सूट के लिए अराइज हो गया? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराने के लिए अराइज हो गया। तो बस इतनी छोटी सी चीज़ होती है ये कॉज ऑफ एक्शन, कोई बहुत बड़ा लंबा चौड़ी गेम है नहीं। थोड़ा सा पढ़ लेना, सीपीसी को समझ आ जाएगा। डिफाइंड कहीं पे नहीं है, बट बहुत सारे केस लॉज हैं, जो भी आप बुक को रेफर करना चाहते हो ना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा सीपीसी में कॉज ऑफ एक्शन के बारे में। अच्छा, एक प्रैक्टिकल चीज़ बताती हूँ कोर्ट से रिलेटेड। बहुत बार ना ये जो एप्लीकेशन होती है फॉर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, ये फाइल की जाती है डिफेंडेंट्स की तरफ से कोर्ट के टाइम को वेस्ट करने के लिए या फिर अपना टाइम खींचने के लिए। अभी आर्ग्यूमेंट करने के लिए तो कुछ होता नहीं है बहुत बार, तो क्या करते हैं, चलो यार ये वाली एप्लीकेशन फाइल कर देते हैं, थोड़ा सा डिले कर देंगे, हो सकता है कि प्लेंटिफ को थोड़ा सा हम तोड़ दे, शायद वो पैसे से एग्जॉस्ट हो जाए या कोर्ट आके एग्जॉस्ट हो जाए बार बार कि कौन सी नई एप्लीकेशन लगा दी है इन्होंने। तो बहुत बार
किसी भी टाइम पे इस एप्लीकेशन को लगा दिया जाता है, जैसे कि रिटन स्टेटमेंट के फाइल होने के बाद भी। वैसे तो कोई बार नहीं है सीपीसी में, इसको आप ट्रायल कंप्लीट होने से पहले कभी भी लगा सकते हो, चाहे आप डब्ल्यूएस फाइल कर चुके हो, चाहे आप किसी भी स्टेज पे आ चुके हो सूट के। बट इस टाइम पे डिफेंडेंट्स क्या करते हैं, जो इन्होंने ग्राउंड्स अपने डब्ल्यूएस में यानी कि रिटन स्टेटमेंट में लिए होते हैं ना, उनको यूज़ करने लगते हैं ये कहने के लिए कि अब कॉज ऑफ एक्शन तो बनता ही नहीं है जी, अब तो मेंटेनेबल ही नहीं है, अब इसको रिजेक्ट कर दो। तो ये वार्निंग आपको अपने डिफेंडेंट्स को हमेशा दे देनी है लाइक अ लायन दहाड़ के कोर्ट में कि ये जो आप रिटन स्टेटमेंट में अबॉर्मेंट्स करे हैं ना, आपने ये जो खुलासे किए हैं, इसका सहारा लेके आप ऑर्डर 7 में रूल 11 में एप्लीकेशन नहीं लगा सकते। मैंने रूल 11 खुद ही बता दिया, ये आप लोगों का होमवर्क था। वैसे जिसने होमवर्क किया होगा वो पहले ही कमेंट सेक्शन में बता चुका होगा कि कौन से प्रोविज़न में ये एप्लीकेशन लगाई जाती है फॉर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। बट आपको वहाँ पे डिफेंडेंट को कह देना है कि रिटन स्टेटमेंट में जो आपने नई नई चीज़ें डिस्क्लोज करी है, इसको आपको अपना बेसिस नहीं बनाना है इस एप्लीकेशन के लिए। खाली प्लेंट को यूज़ करो ये बताने के लिए कि कैसे कॉज ऑफ एक्शन नहीं है या कैसे रिजेक्ट होनी चाहिए ये प्लेंट। सो ऐसे कुछ नुआंसेस हैं जो हमको हमेशा कोर्ट के बारे में सीखते रहने पड़ते हैं, सीखते रहने चाहिए इनफैक्ट। आई थिंक थोड़ी बहुत तो हेल्प हुई होगी इस वीडियो से। बहुत दिनों बाद मैंने वीडियो बनाई, बीच में बहुत बिजी सा टाइम चल रहा था। आई चेंज्ड फोन्स, आई चेंज द कैमरा, तो मुझे वो थोड़ा सा सीखने में भी टाइम लग गया, एंड दैट इज़ वाई आई कुड नॉट अपलोड अ लॉट ऑफ वीडियोज़ ड्यूरिंग दिस टाइम। फ्रॉम नाउ ऑन आई विल बी रेगुलर, यू जस्ट कीप वॉचिंग, कीप स्प्रेडिंग अ लॉट ऑफ लव। कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर देना, बहुत अच्छा लगता है। वीडियो शेयर कर देना, और भी अच्छा लगता है, और लोगों तक अच्छी अच्छी चीज़ें पहुँचती हैं। तो डो नॉट हेजिटेट फ्रॉम अप्रिशिएटिंग इफ यू फील दैट द कंटेंट हेल्प यू इन एनी वे। विद दिस आई विल मीट यू अगेन very soon with a new video on a new concept. Bye for now.